आप जो है ना वो ही मनी आपका बाहर निकालता है। आपके अंदर जानवर है ना, भक्षक है ना, तो मनी उसी को। कई लोगों के पास पैसा आते ही वो जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, वैश्यावृत्ति भी करते हैं। उनके अंदर जानवर था, पैसे ने उसको बाहर ला दिया। तुम्हारे जीभ के स्वाद के कारण तुम 4 जानवरों को मार रहे हो। नॉनवेज खाने से तुम्हारे घर में नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है। लाश तुम्हारे पेट में रात भर पड़ी हुई है। क्या एक नॉन वेजिटेरियन स्पिरिचुअल हो सकता है? 1000% हो सकता है। कई लोग इस पॉडकास्ट को देख के, सर 100 करोड़ आ गया आपके पास। 200 आया। लेकिन मैं संत हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अंश हूं। आप भगवान का अंश है, आप भी संत है। जैसे जैसे आदमी स्पिरिचुअल होता जाएगा, उसका अपने आप नॉनवेज छूटेगा, वैसे वैसे अपने आप दूसरों की बुराई करना छूटेगा, गलत आदतें छूटेगी, परोपकार आएगा, करुणा आएगी। Everything is perfect and it can be improved joyfully, happily, lovingly. Today I'm so very excited because आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो मेरे नहीं करोड़ों लोगों के दिल के अजीज हैं। He is a life coach, he is a healer, he is a spiritual orator. I welcome none other than Coach BSR. Sir, welcome to this podcast. Thank you so much, Ankit ji, for inviting me. Really looking forward to this conversation. So am I, sir. Thank you, sir. So, Coach, you have built empires, you have inspired millions. But फिर भी मैं आपसे एक रॉ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन से स्पिरिचुअलिटी का क्या सफ़र है? अंकित जी, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए आप खुद देखिए, हमने बहुत सारा काम किया होता है ना। जब तक हम कुछ अचीव नहीं करते, जब तक हम पैसा नहीं कमाते, तब तक हमें लगता है वो ही दुनिया है। जब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर लेते हो और आपको रियलाइज़ होता है, अरे यार हम सोच रहे थे कि पहली कार खरीदने के बाद जो खुशी आई, तीसरी कार खरीदने के और बड़ी कार खरीदने के बाद बहुत ज़्यादा आएगी। बट मैं जानता हूँ कि जब मैंने पहली कार खरीदी थी ना, जो हमारे घर में खुशी थी वो इतनी ज़्यादा थी। और जब हमने सेकंड या थर्ड या फोर्थ कार खरीदी, वो खुशी शायद बहुत कम समय के लिए रही। पहली कार की खुशी थी शायद 6 महीने, साल भर, अरे हमारी कार है, उसको रोज़ कपड़ा मारें, उसको चमकाएं। लेकिन चौथी कार आई तो वो शायद 1 महीना तो अच्छे से उसमें घूमे, उसके बाद ठीक है यार कार है, पार्क कर दो, अच्छा धूल जमी हुई है, कल करेंगे साफ। ऐसा भी हो जाता था। ऐसा क्यों होता है, सोचा है आपने कभी? जब भी कोई इंसान छोटा होता है तब उसके लिए ना एक छोटी सी साइकिल खरीदना भी इतनी बड़ी बात हो जाती है। जूते खरीदना, मुझे आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज में था या स्कूल में था, तब मैं खेलता था और मेरे पास जूते नहीं थे खेलने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स शूज़ नहीं थे। एक ही जोड़ी जूते होते थे जो पहन के, चमड़े के जूते जो स्कूल ड्रेस के साथ पहनते थे, बाकी खेलने के जूते नहीं होते थे। तो चप्पल में जाते थे, चप्पल बार बार निकल जाती थी, फिर उसको जैसे तैसे जोड़ते थे या पट्टी लाते थे, उसको लगाते थे। आपने भी किया होगा। एंड एक दिन मैं पापा से ज़िद करने लगा, मैंने कहा मेरे को खेलने के जूते चाहिए। अब पापा ने शायद 1 महीना नहीं आए, 1.5 महीना नहीं आए, फिर एक दिन प्रॉमिस करके गए थे आज शाम को तो लाऊंगा ही। और मुझे आज भी याद है कि मैं शाम को 5 बजे घर गया एंड पापा स्कूल वगैरह से आया, पापा को देखा और पापा ने कहा बेटा मैं आज तो नहीं लाया, और मैं रोने लग गया। एंड थोड़ी देर बाद जैसे मैं रोने लगा तो पापा ने वो जूते निकाल के दिए, तो वाइट कलर के जूते थे, आज भी याद है मुझे, पावर के जूते थे। वो जब देखे तो मैं इतना खुशी से पागल हो गया, समझे। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया कि अच्छा 1 लाख रुपए का कोई नया साइकिल खरीदना है, अच्छा खरीद लेते हैं। अच्छा 5 लाख रुपए का कोई बाइक या कुछ ऐसा कुछ खरीदना है, अरे खरीद लेते हैं। अच्छा आईफोन खरीदना है, खरीद लेते हैं। अच्छा लैपटॉप खरीदना है, खरीद लेते हैं। अच्छा विदेश जाना जाते हैं। ये चीज़ें अब खुशी नहीं देती। एक लेवल के बाद हर आदमी को आप देखोगे, ये चीज़ें उसके लिए सिर्फ डिसीजन बनती जाएगी। जो जितना सफल होता जाएगा उसके लिए ये सब चीज़ें डिसीजन बनती जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो एंडलेस जर्नी है, एंड इस एंडलेस जर्नी में मेरे पास जितना भी है, मुझसे कई गुना ज़्यादा किसी न किसी के पास है। मैं किसी भी लेवल पे पहुंच जाऊं तो मैं तो कहूँ ये तो मैं ज़िंदगी भर भागता रहूँगा। पहले सोचा कि मैं सेटल हो जाता हूँ, उसके लिए भाग रहा था, फिर सोचा कि घर बन जाए, उसके लिए भाग रहे थे, फिर सोचा कि तो एक लेवल के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये भागना नहीं है, अब सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना है। Okay. और भागने में भी इंजॉयमेंट था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इंजॉयमेंट में जिंदगी के वो लम्हे छूट रहे थे जो कि मुझे चाहिए थे। मैं चाहता हूँ कि सुबह बैठ के मेडिटेशन कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किताबें पढ़ लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हनुमान जी का पाठ कर लूँ, आरती कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि परिवार के साथ मंदिर जाया हूँ, ज्योतिर्लिंग घूमा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता के साथ अगर मुझे 2 घंटे बैठना है तो मैं बैठ सकूँ। अब जब ये चीज़ें अगर मुझे चाहिए थी तो मैंने कहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि
मैं अपनी लाइफ को थोड़ा और कॉन्शियसली जीऊँ, अवेयरनेस के साथ जीऊँ। और मैंने एक और चीज़ देखी अंकित जी, जब ज़िंदगी में सबके साथ सब अच्छा चल रहा होता है ना, तब उनको स्पिरिचुअलिटी याद नहीं आती है। जैसे किसी के साथ कोई भी बड़ा आदमी जो दिन भर कहता था पैसा ही सब कुछ है जी, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, उसने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो एक्सीडेंट से रिलेटेड, बैड हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप प्रॉब्लम या कभी कभी बिजनेस प्रॉब्लम, व्यापार की प्रॉब्लम, तुरंत हनुमान जी के जाएगा, भगवान के जाएगा, बालाजी कर दो, लड्डू चढ़ाऊंगा, सोना चढ़ाऊंगा, चांदी चढ़ाऊंगा। सच है। करेक्ट। तो फिर अल्टीमेट एम क्या है? आप देखिए, बड़े बड़े लोग एक लेवल के बाद पहुंचने के बाद कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक लेवल के बाद पहुंचने के बाद घरों में झगड़े हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और वो कहाँ जाते हैं फिर? मोस्ट ऑफ दोज पीपल जस्ट टेक बैक द सपोर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर वो वापस से घूम फिर के शांति के लिए मेडिटेशन में जाते हैं, वो रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं, वो कहीं और जाते हैं। अल्टीमेट तो आपको स्पिरिचुअलिटी पे घूम फिर के आना ही पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने कुरान पढ़ी, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ी और उसको समझा या नहीं समझा। स्पिरिचुअलिटी का एक ही मतलब है, मैं इस शरीर में एक आत्मा रूप में भगवान का अंश हूँ और इस समय मैं अंकित जी के साथ इस कमरे में बैठा हुआ हूँ। यही सबसे यही सबसे बड़ी रियलिटी है मेरे जीवन की। बस इतना, इससे ज़्यादा लाइफ कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा इसमें ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। अरे अंकित जी के साथ बैठूंगा फ़ायदा हो जाएगा, अगर ये सोच के बैठा हूँ तो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ एक्सपीरियंस में, और वो हो सकता है फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो रही है। तो वो अंकित जी ने अगर नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। कितने लोग इसे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहा है मुझे नहीं पता। इंटेंशन मेरी और आपकी सेम है कि हम ये कॉन्वर्सेशन ही इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी की ज़िंदगी में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा ये मेरा गेम नहीं है, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो जब जिस चीज़ पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है उसके बारे में क्यों चिंतित हूँ? ये पॉडकास्ट मिलियन जाना चाहिए जी तभी मैं खुश होऊंगा ना, मैं तो अभी खुश हूँ। मिलियन जाए या एक व्यूअर आए, आई डोंट केयर, क्योंकि वो आपका और मेरे हाथ का गेम नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? पॉडकास्ट शूट करना, एडिट करना, डाल देना। हम रिजल्ट की तरफ क्यों जाएं? तो स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें समझाती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई संत बन गया हूँ, लेकिन मैं संत हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, आप भगवान का अंश है, आप भी संत हैं। और संत क्या है? जिसने अपने सभी बंधनों का अंत कर दिया हो। वाह, ऑलराइट। तो बंधन का अंत, हम बंधे हुए आए नहीं थे इस दुनिया में, हमने तो खुद बांधा है अपने आप को। अरे जी ये तो मेरा घर है, इसी में रहूंगा, तो ये तो हमने बांधा है ना। आप मरने के बाद कहाँ रहोगे? इस घर में। आपने खरीदा, पूरे 20 साल मेहनत करके ये घर खरीदा, आप इस घर को खरीदो, आप इसमें रहो, आप इसको एंजॉय भी करो, आप इससे अटैच मत हो। अटैचमेंट दुख का कारण है। आप ये एक्सेप्ट करोगे एक दिन ये घर छूटेगा जी। और कभी गलती से आपके बिजनेस में लॉस हो जाए और इस घर को बेचना पड़े, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। शुड बी रेडी। ऐसा नहीं कि अरे मेरा घर बिक गया जी मैं क्या करूँ। अरे भाई साहब सुनिए ना, ये तो वैसे भी जाने वाला था। सही बात है। तो व्हाई टू वरी? तो स्पिरिचुअलिटी आपको जीवन के वो कॉन्सेप्ट देती है जिसमें आप कभी हर्ट नहीं होते। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे नहीं कमाओगे। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल होने का ये मतलब है कि आपके साथ जो हो रहा है उसे आप हंसते हंसते इंप्रूव कर रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड जॉयफुली, हैप्पीली, लविंगली। वाओ मतलब विद इन 5 मिनट्स जिंदगी आसान सी लग रही है बात करके। बहुत मज़ा आने वाला है आगे। थैंक यू कोच। बहुत ही बड़ी बात आपने बोली कम शब्दों में कि संत, एक जो आपने बोला कि बंधनों का अंत। बट मैं देखता हूँ मेरे बड़ों को और मुझे सबको, मैं आसपास अपनी सोसाइटी में देखता हूँ, बंधनों का अंत तो सर हमने करा ही नहीं। वो मेरा घर, हम तो बंधन बांध रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जी। ह्यूमन फितरत है। हम अधिकांश लोगों के आंखों पे चश्मा पड़ा है और कहते हैं ना कि पैराडाइम शिफ्ट करो अपना। लोग पैराडाइम शिफ्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम तो राजपूत हैं, हम इस गांव के ठाकुर हैं, है ना। मैंने बचपन से पता है क्या सुना है, मैं कभी भी किसी पार्टी में जाता था और डांस करता था और कभी घर वालों को, अंकल को, पापा को पता लग गया, डांट देते थे, अरे डांस कर रहा है तू, हमारे घर में कोई डांस करता है, हम तो राजपूत हैं, हमारे तो सामने लोग नाचते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी क्या है, मैं राजपूत हूँ,
अभी आइडेंटिटी अच्छी आइडेंटिटी है, हमारी पूरी जिंदगी हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि हमारी जो पहचान होती है ना उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइंड है हमारा पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर। मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, ओके, मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक लाइफ कोच हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। अब मैं क्या कहूँगा, सपने में भी कोई कहे भूपेंद्र तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो और अब तुम्हें ये सब छोड़ के अचानक से गुमनाम जिंदगी जीनी पड़ेगी, शायद मेरे को वो आइडेंटिटी पसंद नहीं आएगी। मेरा सिस्टम डिजाइंड है इस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कल को मैं ये काम छोड़ दूं और कहे क्या आजकल तुम्हारे सेमिनार नहीं हो रहे, इतने में मेरा तो कांप जाएगा, भाई मैं लाइफ कोच हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरे सेमिनार नहीं हो रहे, इसने ऐसा कैसे कह दिया। आदमी छोड़ेगा तो भी उसकी आइडेंटिटी उसे छोड़ने नहीं देगी। तो होता क्या है, ये घर हमारी पहचान बन जाता है। अरे हम इतने बड़े घर में रहते हैं, हम ऐसे घर में रहते हैं, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम ऐसी गाड़ी चलाते हैं, हमारा ऐसा रुतबा है, तो हर चीज़ हमारी पहचान को फीड करती है। जब हमारे न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन उस पहचान को सपोर्ट करता है तो उस पहचान के अगेंस्ट कुछ भी हुआ, मेरे जैसे या मतलब प्रेमानंद जी महाराज ने कह दिया भैया अटैचमेंट मत रखो, अरे इस घर से अटैचमेंट ना रखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो सुनने के लेवल पे लोग कहेंगे हाँ यार अटैचमेंट नहीं रखना है, अटैचमेंट नहीं रखना, आप रहो उस घर में, आप सोना पहनो, चांदी पहनो, हीरे जवाहरात पहनो, महंगी से महंगी गाड़ी में घूमो, आप अच्छे से अच्छे कपड़े, महंगे से महंगे जूते पहनो, सब पहनो, अटैच मत हो। लेकिन किसी ने कहा अटैच नहीं हो, अरे मैंने 10 साल लगा के ये घड़ी खरीदी है, नाउ दिस घड़ी इज माय आइडेंटिटी, अरे मैंने इतने महंगे जूते खरीदे, ये मेरी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी यानी पहचान, और पहचान जब बन जाएगी उसको छोड़ना आपके डीएनए में आ जाती है, वो एक तरह से आपके न्यूरॉन्स में प्रोग्राम्ड हो जाती है, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। और तब तक नहीं छोड़ सकते आप जब तक कि आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट ना हो जाए। जैसे शिफ्ट कैसे होगी, भाई मैं हिंदू हूँ और मैं इस आइडेंटिटी को तो मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इससे भी बड़ी एक आइडेंटिटी है, मैं इंसान हूँ। मैं राजपूत हूँ, उससे भी बड़ी आइडेंटिटी है कि मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का अंश, मैं एक बहुत ही बड़ा इंसान के रूप में देवता हूँ, ये भी तो आइडेंटिटी हो सकती है। कहते हैं कि वी ऑल आर डिवाइन बीइंग्स हियर ऑन दिस प्लैनेट टू एक्सपीरियंस द लाइफ इन द ह्यूमन फॉर्म। हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं, हम साधारण इंसान नहीं है। कोई रिक्शा चलाने वाला है, ये गलती मत कर देना कि वो साधारण इंसान है। सर जिस दिन उसने ठान लिया ना वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है, राइट। यही स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। और स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं कि देखिए हमारे आसपास बुजुर्गों ने, सब ने अटैचमेंट के लिए बंधन ही बंधन बांधना सिखाया। तो छोटा बच्चा आता है वो भी देख लेता है, अच्छा दादाजी कह रहे हैं ये मेरा चश्मा है, तो हम कहते हैं ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा बैग है। हमने बचपन से बंधन बांधना सीखा है। स्पिरिचुअलिटी कहती है धीरे धीरे ये बंधन तोड़ना सीखो। अब ये बंधन कैसे टूटेंगे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स। पुराने कपड़े हैं, क्यों पड़े हैं घर में, दे दो ना यार, दे दो, एब्सोल्यूट। पुराने जूते हैं, बस तुमने 3000 के लिए हैं इसीलिए वो पड़े हैं, धूल कर रहे हैं। अब तुमने 2 साल से पहने ही नहीं है, अब तुम पहनोगे तो भी अगले 1 साल में तुम 2 बार पहन लोगे यार। 2 बार की जगह तुमने 4 जूते नए ले लिए ना, अब दे दो यार, दे दो। यहाँ से शुरू करो। मैं नहीं कहता कि अब रिश्तों में डिटैच हो गए, घर में डिटैच हो गए, भाई बड़ी चीज़ है आपके लिए, छोटी चीज़ों से तो पहले प्रैक्टिस करो शुरू। भाई तुम मिठाई खाते थे, ये मिठाई तुम्हें नुकसान करने वाली, इसको छोड़ दो ना यार। तुम ये पर्टिकुलर चाय पी रहे हो, अभी तुम्हें लग रहा है कि ये चाय पीने से तुम्हें कोई फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है, तो छोड़ दो ना यार। छोड़ दो। तुम्हें नॉनवेज खा रहे हो, तुम्हारे जीभ के स्वाद के कारण तुम 4 जानवरों को मार रहे हो, नॉनवेज खाने से तुम्हारे घर में नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, लाश तुम्हारे पेट में रात भर पड़ी हुई है, उस लाश को तुम बना रहे हो चाव से, उसके ऊपर पार्टी कर रहे हो, कितनी गलत बात है। लेकिन आदमी कहता है नहीं सर मुझे तो नॉनवेज खाना है, द रीज़न इज़, मुझे नहीं पता कि ये इंडिविजुअल डिसीजन है, बट एक लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। लॉजिकल तरीके से अगर मैं सोचूं तो एक बच्चे को मारा जाए, उसको काटा जाए, उसके छोटे छोटे पीसेस किए जाए और उसके ऊपर पार्टी की जाए। अब वो इंसान का बच्चा है या जानवर का बच्चा है, क्या फ़र्क पड़ता है? और उसके ऊपर ज़बरदस्त पार्टी की जा रही है, अरे ठहाके लगा के, दारू भी साथ में, उसके साथ और फ्लेवर्स और उसके अलग अलग, एंड इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद फिर आदमी कहता है यार बस यही है। तो ये तो भोगी बन रहे हैं हम लोग, ये तो मानसिक रोग का कारण है, ये तो दानव बन रहे हैं हम लोग। और मैंने भी मांस खाया है, काफ़ी साल खाया है, 2016 तक मैं मांस खाता था। लेकिन जिस दिन मुझे होश आया, जिस दिन मुझे जागृति हुई, उस दिन तो मैं छोड़ सकता हूँ ना।
एब्सोल्युटली। ऑलराइट, और अगर नहीं छोड़ा तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी, मैं नहीं कह रहा कि आप छोड़ें या नहीं छोड़ें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ होश पूर्वक जीवन तो जिए। अटैच क्यों हो रहे हैं उस आदत से? उस आदत को छोड़ सकते हैं ना। तो मैं, घर छोड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मांस छोड़ना आपके लिए आसान हो सकता है, कपड़े छोड़ना आपके लिए आसान हो सकता है, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है उन्हें घर से बाहर निकालना आपके लिए आसान हो सकता है। वहाँ से प्रैक्टिस डिटैचमेंट की शुरू करनी होगी, एंड मैं कहूँगा इससे सुख ही सुख आएगा। बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड Absolutely. डाउट। जी सर, बातों में आपने अभी नॉनवेज की बात करी। बीइंग अ आप तो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो आपके यहाँ तो नॉनवेज इज फाइन है ना, खाना इज फाइन, खाते हैं, काफ़ी लोग खाते फाइन हैं। तो क्या, मतलब वो एक फीस्ट हो जाता है, एक मतलब feast हो नॉन जाता वेज है। बनेगा आज तो यार Right. मज़ा आएगा। तो मुझे भी बचपन में ऐसा ही लगता था। राइट। मैं जैन कम्युनिटी से आता हूँ, हमारे यहाँ तो पाप है, जी बिल्कुल। अंडा भी खाना पाप है हमारे यहाँ तो। बट कम्युनिटी से हटके इंसान के लेवल पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इंसान, क्या एक नॉन वेजिटेरियन स्पिरिचुअल हो सकता है? 1000% हो सकता है। अभी देखिए, इंडिया को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज है ऑलमोस्ट सभी में नॉनवेज का बहुत बड़ा कल्चर है ना। एक दो कोई और होंगी तो मुझे नहीं पता। आप जापान चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आपको वेज खाना ढूंढना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सिंगापुर वगैरह में। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पर्सन ही नहीं है। वहाँ पे कई लोगों ने बहुत ही डीपर किताबें लिखी है, बहुत नेक्स्ट लेवल की लिखी है। बट एक चीज़ फैक्ट है, जैसे जैसे आदमी स्पिरिचुअल होता जाएगा उसके होश आता जाएगा, वो जागृति आती जाएगी, वैसे वैसे उसका अपने आप नॉनवेज छूटेगा, वैसे वैसे अपने आप दूसरों की बुराई करना छूटेगा, गलत आदतें छूटेगी, परोपकार आएगा, करुणा आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता आएगी, पेशेंस आएगा बहुत ज़्यादा। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है मन निर्मल होता जाएगा। अब कई लोग कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो मच्छी खाते थे साहब, स्पिरिचुअल थे। बिल्कुल, क्योंकि लाख चीज़ें आपकी पॉजिटिव है, एक चीज़ अगर आपने नेगेटिव की है, मतलब आटे में नमक है तो रोटी तो अच्छी बनी जाएगी, तो वो वहाँ का भोजन था। अब उस भोजन को करने के बाद भी संत रमे हुए हैं तो रमे हुए हैं। ऑलराइट, सो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप स्पिरिचुअलिटी पे नहीं जा सकते जी। बट अगर आप कहते हैं कि देखिए हर चीज़ में सपोर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको माउंटेनियरिंग करना है, तो माउंटेनियरिंग के लिए विशेष रूप के जूते होंगे, विशेष रूप के कपड़े होंगे, विशेष रूप का जैकेट होगा, है ना। वो सारी चीज़ें लेके जब आप चढ़ते हो तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है। जब आप कार में चल रहे हैं तो भाई पहले के ज़माने में कंफर्टेबल कारें नहीं थी तो भी आप पहुँच ही जाते थे, अभी भी आप पहुँच ही जाते हो, लेकिन आज की कार में थोड़ा सा सीट आगे पीछे होने वाली है, तो थोड़ा सा इजी हो जाती है कंफर्ट ज़्यादा। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप मांस नहीं खाते हो, जब आप दारू नहीं पीते हो, आप व्यसन नहीं करते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, या आप चोरी नहीं करते हो, या आप इस तरह के शीलों का पालन करते हो, तो ये कहते हैं कि जर्नी में थोड़ा आसानी हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी ईजी हो जाती है। बिल्कुल कोच, ये सारी बात सुनने के बाद व्हाट शुड वी कॉल यू, व्हाट शुड वी कॉल यू? अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अ बिजनेस कोच, अ हीलर और अ सीकर? वैसे तो मैं कहूँ तो हम सब सीकर हैं, ऑलराइट, हम सभी को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो अभी बहुत सीखना है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, मेरे टीचर भी कहते हैं मैं शुरू हूँ और मैं भी कहता हूँ मैं शुरू हूँ। शुरू मतलब हम खुद सीख रहे हैं, और अभी तो हमें जितना सीखा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं, मतलब इट्स लाइक 0.1%, मतलब इतना अथाह ज्ञान है, अनलिमिटेड नॉलेज है, और मुझे लगता है कि वो असली आध्यात्मिक नॉलेज या असली जीवन की नॉलेज पाने में हो सकता है 5 जन्म लग जाए या 500 जन्म लग जाए। तो वी आर एट अ वेरी नेसेंट स्टेज पहले तो। अब दूसरी चीज़ कि व्हाट शुड आई बी कॉल्ड, मैं कहूँगा देखिए जीवन के मैंने ट्रेनिंग करियर के पहले 15 साल मैंने एक ही आइडेंटिटी जी, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ बिजनेस कोच, ऑलराइट। उसके पहले मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच के पहले मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी लिखता था। अब मेरा आइडेंटिटी मैंने चेंज करने का निश्चय किया है। ओके, आई एम ए स्पिरिचुअल ऑरेटर, हीलर एंड ए लाइफ कोच। तो ये मेरी नई आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी के साथ मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जीना चाहता हूँ। तो पहले 15 साल ये समझ लीजिए कि जॉब के लिए तैयारी की और जॉब की। दूसरे 15 साल बिजनेस कोचिंग की, लाइफ कोचिंग की, बिजनेस कोचिंग की, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की, मोटिवेशनल टॉक्स दी। तीसरा, अब मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ, अब मैं हीलर बनना चाहता हूँ, अब मैं लाइफ कोच बनना चाहता हूँ। बनना क्या चाहता हूँ मैं हूँ, एंड आई एम लर्निंग टू बिकम बेटर एट इट, बेटर एंड बेटर। जी बिल्कुल।
लुकिंग बियॉन्ड मनी एंड सक्सेस, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं और देखना सिखा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब के बाद आपने सोचा कि नहीं यार कुछ ऐसा करना, बनना है और बनाना है? रिगार्डिंग व्हाट, बिजनेस और व्हाट? रिगार्डिंग एनी, ऐसा कुछ लॉस हुआ, ऐसा कुछ आपका डिटैचमेंट हुआ किसी से, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपको कि नहीं? ऐसे कई बार हुए, जैसे मैं आपको बताता हूँ 2016 में मैंने मेरे एक दोस्त को बिजनेस में लाया था। ओके। एंड हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मतलब हम 2-2 4-4 घंटा 10-10 घंटा बात कर लेते थे, साथ रह लेते थे, बड़ा मज़ा आता था। और उसको जब मैं बिज़नेस में ले आया और उसके बाद हो सकता है मुझसे भी कई गलतियाँ हुई हो, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस आए कि बिज़नेस और पैसा इन्वॉल्व होने के बाद वो दोस्त दुश्मनी में बदल गई, दोस्ती। और कहते हैं कि जब दुश्मन ऐसे ही बन जाता है तो बात अलग है, लेकिन जो दोस्त होता है और वो दुश्मन बन जाता है तो वो और भी खतरनाक होता है। उसकी जेलसी का लेवल, उसके हर चीज़ का लेवल बहुत ही अलग होता है। तो उस इंसान ने एकमात्र बीड़ा उठाया मुझे बदनाम करने का। एंड हर आदमी के पास जा जा के बैठ के वो मुझे बदनाम करता जा रहा था, बदनाम करता जा रहा था। उस पूरी सिचुएशन में मैं बड़ा हर्ट भी हुआ। उस समय तो न तो आध्यात्म का इतना बैकग्राउंड था, न कुछ और था। तो जब ये हर्ट हुआ तब एक लेवल आया जब मेरा पूरा मार्केट था और मैं पुणे में सबसे अच्छा बिजनेस कोचेज़ में से एक था। एंड मेरे नाम से प्रोडक्ट बिकता था, लेकिन उसने हर उस कस्टमर को जाके नेगेटिव बात किया। और मैं उस समय 2 महीने के लिए हिमालय गया हुआ था, मैं माउंटेनियर भी था, तो माउंटेनियरिंग के कोर्सेज़ में गया हुआ था। वापस आया तो मेरे कस्टमर्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। एंड उन कस्टमर्स ने जिनके लिए मैंने जान दी थी, जिनके लिए शायद मैंने एक टांग पे खड़ा रह के दिन भर 8-8 घंटे 20-20 घंटे उनके फैमिली फंक्शंस में जाने से लेके उनके बिजनेस में कोई भी दिक्कत आई उनके एम्प्लॉयज़ को समझाना, 2-2 3-3 4-4 साल का इन्वेस्टमेंट था मेरा। अचानक से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने एक ही निर्णय लिया, आज के बाद इस इंडस्ट्री में कभी काम मांगने नहीं जाऊँगा। अब बीएसआर ग्लोबल ब्रांड बनेगा, नेशनल ब्रांड बनेगा। मुझे एक मेरा टीम मेंबर था, वो आके बोलता है, सर अरे वो वाला कस्टमर सर, उसके लिए हमने इतना किया था, वो भी आज आपके लिए नेगेटिव बोल रहा था। मैंने कहा उन लोगों की ताकत है एक को नेगेटिव करने की, मेरी ताकत है 1 करोड़ को पॉजिटिव करने की। मैंने कहा मैं अपनी ताकत पे खेलूँगा। बस उसके बाद मैंने बहुत ड्रामेटिक चेंजेस किए। मैं नेशनल लेवल पे सेमिनार करने लगा, मैं फ्री सेमिनार करने लगा इंदौर, मुंबई, जयपुर, पुणे, अलग अलग जगह। बट उस इंडस्ट्री में जाके मैंने काम नहीं मांगा उसके बाद। एंड भगवान ने मेरा हमेशा साथ दिया। मैं कहता हूँ भगवान का मैं सबसे प्यारा बच्चा हूँ। मुझे जो करना होता है ना, वो अपने आप धीरे धीरे ये पूरा यूनिवर्स मेरे लिए करने लग जाता है। यस जी बिल्कुल, यकीनन यकीनन। सर आपका योर नंबर 1 प्रिंसिपल दैट एक्चुअली बूम्ड योर बिजनेस, जो आपने यूज करा और इम्प्लीमेंट करा और रिजल्ट लेकर आया? जितने भी लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स अटेंड किए ना, उन सबको पता है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। मैं सेवा करने में बिलीव करता हूँ। मुझे सिर्फ सेवा करनी है, मुझे नहीं करना बिजनेस, मुझे सिर्फ सेवा करनी है। सेवा से अपने आप मुझे जो मिलना होगा मैं मिल जाएगा। मैंने ये देखा है, लोग बहुत समझदार लोग हैं, जब वो जेन्युइनली देखते हैं कि कोई इंसान दुनिया के लिए कुछ कर रहा है, सेवा कर रहा है, तब अपने आप वो लोग उसे सपोर्ट करने के लिए उतरते हैं मैदान में। और ये हमने हज़ारों बार देखा है। तो मैं हमेशा ये देखता था कि मुझे क्यों सिर्फ बेच के ही पैसा कमाना है। अगर मेरी इंटेंशन प्योर है तो मैं चाहता हूँ यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करे। और yes. मुझे यूनिवर्स ने सपोर्ट किया। इसके उदाहरण मैं देता हूँ। Please. कोविड के पहले ना बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी, तो मेरे टीचर ने ऐसे ही मेरी काउंसलिंग करते करते ये सेंटेंस बोल दिया था, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। एंड उन्होंने कहा था, भूपेंद्र तेरा एक प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट या कम पैसे में कर दे। एंड मैंने कर दिया, ऑर्डर मान लिया मैंने टीचर का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे अच्छी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी है कि अगर मैंने सीखा है, किसी भी टीचर को गुरु माना है और सीखा है तो बहुत अच्छे से सीखा है फिर उनसे। तो मैंने ये जब सीखा और फॉलो करना शुरू किया, पता नहीं कैसे अपने आप ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया। तो मैंने इसको और जीना शुरू किया। मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके एक प्रोग्राम क्रिएट किया, 28 डेज़ का प्रोग्राम। मैं रोज़ 8 सीज़न कर चुका हूँ लाइव। हर प्रोग्राम में 1 करोड़ 50 लाख 80 लाख ऐसे फंड लगाए। एंड मैंने हर बार फ्री ऑफ कॉस्ट किया। ओह माय गॉड, 28 डेज़। एंड मैं रिकॉर्डेड भी कर सकता था, लेकिन हर बार मैंने लाइव किया। अब एक सीज़न जो आ रहा है, अब वो थोड़ा रिकॉर्डेड आएगा, क्योंकि इस समय इतनी जल्दी उसकी फ्रीक्वेंसी लाना बड़ा मुश्किल है। तो लास्ट प्रोग्राम हमने सिर्फ जून में किया और अब नेक्स्ट हम दिसंबर में कर रहे हैं। तो 5 महीने के अंतर में, पहले हम साल के अंदर एक ही बार करते थे।
जब मैंने ये किया ना तो अपने आप लोग मुझसे जुड़ते गए एंड कोई इंटेंशन नहीं था, एक ही इंटेंशन था। कोविड में हमने अच्छा पैसा कमाया था तो हमने कहा यार हम क्या कर रहे हैं, पैसा ही पैसा कमा रहे हैं, लोगों को कुछ देते हैं, कैसे हेल्प करें, चलो अपन जो सबसे अच्छा जानते हैं वो सिखा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देते हैं एक प्रोग्राम। व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। और ऐसा हुआ अंकित जी कि इस प्रोग्राम की मेरी ऑडियंस आज तक मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा ऑडियंस है, व्यूवर्स, ये और मेरे सारे प्रोग्राम मिला के। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को 1 करोड़ लोग सुन लेंगे। देखिए यूट्यूब वीडियो तो कई लोगों के 1 करोड़ लोगों ने देखे हैं, लेकिन पूरा प्रोग्राम 1 घंटा भी पूरा किसी को ढंग से सुनने वाले अगर 1-1.5 करोड़ लोग हैं बहुत तो हमारे लिए ये बड़ा उत्साह रहा। हमसे बहुत बड़े स्पीकर्स इस कंट्री में हैं, किसी से मेरा कोई कंपैरिजन अब नहीं है। अब मैं किसी को नहीं देखता, पहले तो मैं हमेशा देखता अरे इसने इतना बड़ा प्रोग्राम किया मैं भी करूँगा, ईगो सा आ जाता था, एक घमंड सा आ जाता था, एक ऐसा अंदर तन बदन में आग लग जाती थी, यार इन्होंने कर लिया मैं भी करूँ। अब मैं कहता हूँ अब नहीं लगती, अब तो एक ही चीज़ है, अपना कंपैरिजन अपने आप से है, अपने आप से। पिछले साल जो किया इस साल उससे बेटर करना है, पिछले साल इतने लोगों को ट्रेन किया इससे बेटर करना है, और इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता आपकी नंबर क्या है, अब तो एक ही चीज़ है, जो करना है ना वो दिल से करना है। ओह यस, दैट्स इट। तो आई थिंक गेटिंग बेटर एट इट एंड व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, इसी मंत्र ने मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाबी दी है। क्या बात है सर, आपने दिल से करना है, जो भी करना है दिल से करना है। एंड इंटेंशंस की आपने बात करी, आपको पता है सर मैं एक सेल्स ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरे ट्रेनर्स और मैं जब भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स की बात करते हैं, हम लोग सेल्स की बात की शुरुआत यहीं से करते हैं सर। आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशंस और आप किस भावना से बेचने की कोशिश कर रहे हो, राइट, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बातों से। मैं तो मेरी टीम को एक ही चीज़ कहता था, मैंने कहा बेचने मत जाओ, बेचने जा रहे हो तो तुम्हारा माइंड है कि अरे उससे पैसे लेने, नहीं, तुम एक ही माइंडसेट से जाओ। हमारे पास भगवान ने ऐसी ताकत दी है कि हम उसकी ज़िंदगी को पूरा टर्न अराउंड कर जाते हैं। हम उससे पैसे लेने नहीं जा रहे, हम उसकी ज़िंदगी टर्न अराउंड करने जा रहे हैं, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाओ तो सही आप। फिर बेचने का जो मैं स्टेज पे खड़ा होकर जब बेचता हूँ ना, मैंने देखा है, मतलब मुझे बड़ा आनंद आता है अंकित जी। और कई लोग सोचते हैं सेल्स स्पिरिचुअल नहीं है, अरे भाई सेलिंग इज हेल्पिंग। ओह यस, मुझे किसी ने एक कोट बेचा, उसने हेल्प किया मेरा, क्योंकि मैं उसको पहन के अपने रोज अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे ये माइक किसी ने बेचा, इससे सब पॉडकास्ट हो रहा है, ये कैमरा किसी ने बेचा, तो उन्होंने हेल्प किया। तो सेल्स तो हेल्पिंग है। लोग क्या ये तो सेल्समैन है, कुछ बेचेगा, इसको दूर करो, गलत मानते हैं। फिर इसी कारण से वो खुद जब कभी बेचने जाते हैं तो वो भी नहीं बेच पाते, क्योंकि वो ब्लॉकेज तो उनके। मैं तो कहता हूँ सेल्स इज स्पिरिचुअल, सेल्स इज हेल्पिंग। तो आप सेल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, आई रियली लव इट, क्योंकि इसके कारण कई लोगों के घर में पैसा जा रहा होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, कंपनीज बड़ी हो रही हैं, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो रही है उसकी वजह से। एब्सोल्युटली, और अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो दिल से बेचना चाहिए। व्हाई नॉट। आज एक नई चीज़ मैंने आपके पास से सीखी, हम सेल्स में काम करते हैं, दिन रात हम लोग सेल्स में काम करते हैं, सेल्स इज स्पिरिचुअल। एब्सोल्युटली, नाइस, कंपैशनेट भी है। ओह यस, सेलिंग इज अ कंपैशनेट कम्युनिकेशन, क्योंकि सिंपल है। मैं लोगों को एक ही कहता हूँ, जो प्रोडक्ट मैं अपने लिए खरीदूंगा वही प्रोडक्ट मुझे दूसरों को देना है। तो कुछ जो ये शिफ्ट आया, बिजनेस कोचिंग आप दे रहे थे, मोटिवेशनल चीज़ें आप कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी अब आप सिखा रहे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं, इतने सारे लोग आपके इवेंट में आते हैं, इस शिफ्ट को क्वेश्चन करा दुनिया ने आप कर रही है। मैं देखिए एक लेवल पे मैं इस माइंड सेट से हो गया हूँ कि परवाह नहीं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इससे तो मुझे थोड़ा कम ही फ़र्क पड़ने लगा है। पहले तो बहुत फ़र्क पड़ता था जी। हाँ, थोड़ी मैं कहूँगा कि घबराहट ज़रूर है, होती थी, लेकिन अब एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे क्या काम करना है, आई एम वेरी क्लियर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रेनर बने, बिजनेस कोचिंग किया, और आज भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि टोटल बंद कर दिया, आज भी अच्छा कोई बिजनेसमैन है, मुझे अंदर से इंट्यूजन आता है कि करना चाहिए तो करते हैं। कभी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तब भी करते हैं, लेकिन हाँ, क्या काम मुझे मरते दम तक करना है ये समझ में आ गया। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए। हमारे कई प्रोग्राम्स ऐसे हुए कोविड में, जहाँ हमने जब थोड़ी आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट्स की और बात की, और जब मैं मॉर्निंग में मेरा कमांडो ट्रेनिंग करता हूँ जो मेंटल टफनेस के ऊपर है, तो हम अध्यात्म को बहुत यूज़ करते हैं वहाँ। उस समय जो टॉक निकलती है उससे जो लोगों के अंदर परिवर्तन आता है, सर मैंने देखा है लोग मरते हुए बचे हैं, मैंने देखा है लोग वेंटिलेटर से बाहर आए हैं। कोविड में भगवान ने देखा है, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को ये पता है
कि कम से कम 100 से ज़्यादा जानें तो बची होगी, जिन्होंने लोगों ने वेंटिलेटर पे हमारे प्रोग्राम को देखा। कई ऐसे अनुभव हुए जहाँ लोगों का कैंसर ठीक हुआ, कई ऐसे अनुभव हुए जहाँ लोगों के ब्रेन हेमरेज था या बेड रिडन थे टोटल और वो वहाँ से खड़े हो गए। हमारे मनीष गुहा सर है, जिनके भाई और बहन दोनों डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने कोविड के समय वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे। उनका वेट 40-50 किलो कम हो गया था, उनसे बिल्कुल बाथरूम तक नहीं जाया जाता था और दोनों भाई बहनों ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये नहीं बचेगा। और वो बेड पे हमारे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को जब देखते थे, वहाँ से जब उनको जीवन में जीने की प्रेरणा मिली और वो ठीक होके आज कई लोगों को वो खुद भी इंस्पायर कर रहे हैं। तो जब ये सारे अनुभव हुए तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि ये जब भी मैंने पैसे कमाने सिखाए लोगों को तब तो नहीं हुए, तब लोगों के पास पैसे आए एंड विच इज़ गुड। तो मुझे एक चीज़ चूज़ करनी थी कि क्या मुझे पैसे कमाना ज़्यादा सिखाना है या क्या मुझे जीवन दान या जीवन में वो होप, मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ लोगों को देनी है। मैंने कहा अगर मैंने मेंटल स्ट्रेंथ दे दी तो आदमी पैसे भी कमा लेगा, आदमी बड़ी चीज़ें भी कर लेगा। तो मैंने कहा दोनों में से अगर मुझे एक चीज़ चूज़ करनी है तो मुझे बेस चीज़ चूज़ करनी है। मुझे इसलिए भी बेस चीज़ चूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अगर मैं प्योर बिजनेस डिसीजन देखूं तो मुझे चाहिए लाखों करोड़ों लोग, ये मेरा एम्बिशन है जी। मुझे करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना है। मुझे मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूँ। तो माइंडसेट और लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हर आदमी कभी ना कभी ज़रूर सीखेगा। पैसे कमाने का इंटरेस्ट कभी किसी का हो या कभी किसी का ना हो, और है तो भी हज़ारों लोग हैं जो उसको पैसा कमाना सिखाएंगे, नहीं तो वो दिन रात ढूंढ भी लेगा। स्पिरिचुअलिटी में भी हज़ारों लोग हैं, लाइफ कोचिंग में भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन वहाँ पे ये है कि हर आदमी एक ही बात, एक ही रामायण में 100 लोगों से भी सुनूंगा ना तो भी मुझे उसको सुनने में इंटरेस्ट आएगा, तो भी मैं उसको जानना चाहूँगा, क्योंकि आज मैंने सुना कल मैं भूल जाऊँगा, कल मैंने सुना फिर परसों भूल जाऊँगा, इसलिए मुझे बार बार सुननी पड़ेगी। इसीलिए 1000 लोग भी हैं तो मुझे सुनना है। ऐसे बिजनेस में भी है, बट देन आई रियली फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज हिज माइंड। उसके बाद वो बिजनेस से पैसा कमाए या फिर वो किसी और चीज़ से पैसा कमाए या वो ना कमाए, वो उसकी मर्जी है। आई वॉन्ट टू गिव हिम द राइट परस्पेक्टिव ऑफ लिविंग। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, शांति की प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होगी। पीपल विल नॉट बी एबल टू हैंडल देमसेल्स। आप देखो 6-6 साल के बच्चे पागल हो रहे हैं मोबाइल के कारण। आप देखो रिलेशनशिप्स में कितने इश्यूज आ रहे हैं। आप देखिए हेल्थ कितनी आज, मतलब है ना, किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, ऐसे तो सुनने को मिलता है कि कैंसर हुआ है, अरे उसको भी कैंसर हो गया, अरे उसको भी कैंसर हो गया, अरे उनके घर में डेथ हो गई। किससे हुई भाई? कैंसर से हुई। भाई सर्दी जुकाम है क्या कैंसर, जो किसी को भी हो रहा है? तो लोग नहीं देख पा रहे आने वाले समय के चैलेंजेस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों के पास ये चैलेंज आते हैं ना, उस समय पैसा काम नहीं आता, उस समय तो हिम्मत काम आती है, उस समय एटीट्यूड काम आता है। मुझे जीवन दान देना है, मुझे लोगों को उस टफ सिचुएशन से बाहर निकालना है। एक इवेंट में था अभी अंकित जी, एक लेडी आई, उनकी 13 साल की डॉटर ने आत्महत्या की या शायद डेथ हो गई उसकी। अब वो पूरी तरह से डेवस्टेटेड। एक और लेडी आई जिनकी उम्र शायद 60 साल है और उनके पति मर गए और उनके पति को गए 3-3.5 महीने हो गए और वो 3-3.5 महीने से रोए जा रही है। मेरे से 5 मिनट उन्होंने बात की एंड वो इतना हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। एंड ये लेडी जिनकी 13 साल की बच्ची जो डेथ हुई तब से शी वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड। हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। जब मैंने बात की उनके साथ, मैंने कहा चलो उल्टा कर देते हैं, कोई तो जाएगा इस दुनिया से पहले, चलो उल्टा कर देते हैं। आप चले जाते और बच्ची जिंदा रहती, अब बताओ 13 साल की बच्ची कैसे स्ट्रगल करती। मैंने कहा देखिए डेथ तो होनी है। और जब फिर उसको विजुअलाइज करवाया, मान लो आपकी बच्ची आपके आसपास ही है कहीं दूसरे फॉर्म में है और वो अपनी माँ को रोते हुए देख रही है दिन रात। चलिए बच्ची छोड़ो, भगवान ने आपको पैदा किया है और वो आपको रोते हुए देख रहे हैं, चलो वो भी छोड़ो। आपके माता पिता ने आपको पैदा करके इतना काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया, और वो ऊपर से देख रहे होंगे यार वो क्या चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे। जब उनको इस तरह से विजुअलाइज करवाया 15 मिनट के बाद तो उनकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी, उनकी बॉडी लैंग्वेज सब इतनी पावरफुल थी और लोगों ने देखा, और आज वो लोगों को कोच कर रही हैं। वो लेडी जो जिनके हस्बैंड 3.5-4 महीने से चले गए, मैंने उनको भी यही कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, आप जिंदा हो, मतलब आप चले गए और हस्बैंड जिंदा है, अब बताओ कितने सेल्फिश हो आप कि नहीं मेरा हस्बैंड मेरे पास ही रहना चाहिए सर। ये मैंने कहा कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो करके गए, आपके पास पैसे छोड़ के गए, ये करके गए।
अरे जस्ट सेलिब्रेट दैट काइंड ऑफ अ हस्बैंड। मैंने कहा रो रो के आप तो उनको कर्ज कर रहे हो कि तू चला गया, तेरे कारण जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मैं कह रहा हूँ अब तो वो गए हैं, शांति से जीने दो उन्हें, लेट हिम जस्ट बी फ्री। एंड थोड़ी देर के लिए मैंने कहा जस्ट इमेजिन करो ऊपर से आपके हस्बैंड कह रहे हैं अरे ये तो जिंदगी भर रोती रहती, थोड़ी देर में वो हंसने लगी जोर जोर। बोले सर मैं पहली बार हंसी हूँ 3.5-4 साल में, 3.5-4 महीनों में। अब अंकित जी मुझे तो यही काम करना है, आपको क्या किक देती है वो मैटर करता है। मेरे पास ऐसे बिजनेसमैन आए जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे थे और सीधा 100 करोड़ पे पहुंच गए हमारी कोचिंग के बाद 2-3 सालों में। कोई 5 करोड़ पे पहुंच गया, कोई 50 करोड़ पे पहुंच गया, और उन्होंने हमें टेस्टिमोनियल्स भी दिए, हमें बताया भी लिख के। वो भी बड़ी खुशी देती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो खुशी है ना, जहाँ किसी की कोई भोला भाला आदमी है और उसकी जीवन बच रहा है, जिसके चेहरे पर हम स्माइल ला रहे हैं, आई रियली लव टू डू दिस वर्क मोर। मुझे दुआएँ ज़्यादा कमानी है। जब हम बिजनेसमैन को करते थे तो हमारा भी माइंड चलता था, देखो हमारे कारण इसने इतना कमाया, अब अगले बार इसको इतने रुपए का प्रोग्राम बेचना है। वो कैलकुलेशन ख़त्म हो गई इसमें। एंड अब सुकून है, एंड भगवान की कृपा से पॉपुलैरिटी बढ़ ही रही है उसके बाद भी, एंड भगवान की कृपा से पैसे भी बढ़ ही जाएंगे। कोच लिटरली गूज़बम्स आ गए मेरे आपको सुनने में, और आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ना अपना काम छोटा लग रहा है। आप जो करा करते थे बिजनेस कोचिंग, सिमिलैरिटी के साथ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं सेल्स में हूँ, राइट। बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को, छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ाते हैं। जो 1 लाख के धंधे पे है उसको 10 लाख पे कैसे लाना है। बट वो भी ग्रेट स्पिरिचुअलिटी है अंकित जी। आई मीन इसको छोटा मत समझिए। जी बिल्कुल। तो मैं पहले जो कर रहा था वो भी छोटा नहीं था जी। मेरे को बस है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं दोनों में अच्छा हूँ तो मैं दिस वन इज ज़्यादा अच्छा चीज़ करूँगा। जी जी जी। बट मैं कहूँगा कि देखिए बिजनेसमैन को भी ज़रूरत है मार्गदर्शन की। जी बिल्कुल। वो पैसा लगा रहे हैं, उनके परिवार वाले सफ़र कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे, तो अगर आप उनको सेल सिखा के उनकी ज़िंदगी अगर ईजी कर पा रहे हो तो आई थिंक यू आर ऑल्सो डूइंग द स्पिरिचुअल टास्क। और मैं भी इतने साल स्पिरिचुअल टास्क ही कर रहा था जब मैं बिजनेसमैन को अच्छा हेल्प कर पा रहा था। सो बस थोड़ा सा मार्केट शिफ्ट किया है, यू कैन से टारगेट कस्टमर शिफ्ट किया है। जी जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। आप बोल रहे हैं सेल्स इज स्पिरिचुअल, मनी, अर्निंग मनी इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। लोग बोलते हैं वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को दूर रखो। प्लीज इस पर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा। अगर आप देखें तो अर्थ के बिना धर्म नहीं, अर्थ पैसे के बिना धर्म भी नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी एंड मनी एक है, वेल्थ एंड मनी एक है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? मैं वेल्दी हूं, मैंने हीरे की अंगूठी भी पहन रखी है, बस अगर मैंने कहा कल मरने वाले हैं और ये हीरे की अंगूठी जाते जाते आपको देके जानी है तो दे दी। 1% भी ये नहीं होना चाहिए नहीं मेरी अंगूठी मैं तो साथ ही लेके मरूंगा, तिजोरी में रख के ही मरूंगा, नहीं मेरी स्पिरिचुअलिटी इज लाइक, मान लीजिए कोई 2 भाई हैं और उनके पिताजी की डेथ हो गई और पिताजी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 बड़े बड़े प्लॉट हैं, एक प्लॉट थोड़ा सा बड़ा है और एक प्लॉट थोड़ा सा छोटा है। अब वेल्थ तो आ गई दोनों भाइयों के पास, 100 करोड़ है, 100 करोड़ की वेल्थ आ गई, लेकिन दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला प्लॉट है, छोटा वाला कहता है मुझे चाहिए, बड़ा वाला कहता है मुझे चाहिए। अब इतनी सी बात पे ये लड़ाई जो हो रही है, ये लड़ाई बेवकूफ़ी है। स्पिरिचुअलिटी और वेल्थ को एग्जिस्ट कर सकती कैसे? छोटे सुनना, मैं छोटा वाला लूंगा तू बड़ा वाला ले, बात खत्म। छोटा वाला कहे नहीं सुनना, मैं छोटा वाला लूंगा तू बड़ा वाला ले, तू बड़ा है। अगर ये आ जाए तो वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को एग्जिस्ट कर गई। अभी आपको बिलीव नहीं होगा, एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आई, और न्यूज़ क्या आई कि 2 भाइयों में लड़ाई हुई। किस चीज़ की लड़ाई हुई? कोर्ट केस किया छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर। किस चीज़ को लेके? माँ को साथ मैं रखूंगा। ओह वाओ, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल कोर्ट। क्या बात है, क्या माँ को साथ मैं रखूंगा, मेरा बड़ा भाई मेरे को माँ की सेवा ही नहीं करने दे रहा है, मेरे को माँ चाहिए थोड़े दिन के लिए, राइट। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एग्जाम्पल ना। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी आया जहाँ शमशान घाट में माँ या पिताजी को दफनाने या क्रिमेशन करने के लिए भाई ले जा रहे हैं और शमशान घाट में ही लड़ लिए प्रॉपर्टी के पेपर को लेके। वेल्थ स्पिरिचुअलिटी के बीच में नहीं आती, वेल्थ स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करके लाखों लोगों तक पहुंचा सकती है। स्पिरिचुअलिटी को भी पहुंचा सकती है और स्पिरिचुअलिटी वेल्थ को भी पहुंचा सकती है। तो मैं कहूँगा देखिए,
मनी इज स्पिरिचुअल। आप जो है ना वो ही मनी आपका बाहर निकालता है। मनी एनहांसेस दैट। आपके अंदर जानवर है ना, भक्षक है ना, तो मनी उसी को, कई लोगों के पास पैसा आते ही वो जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, पार्टियां भी करते हैं, वैश्यावृत्ति भी करते हैं या सेक्स भी करते हैं, ये कई सारी चीज़ें हैं। तो उनके अंदर जानवर था, पैसे ने उसको बाहर ला दिया। कुछ का अहंकार बहुत बढ़ जाता है पैसा आने के बाद, किसी को वो समझते ही नहीं है, ये ऐसा वैसा इस तरह से बात करते हैं। तो जिसके पास अहंकार है वो अहंकार बढ़ जाएगा। अगर मेरे पास स्पिरिचुअलिटी है तो पैसे से स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। मैं सेवा करूँगा, मैं शायद हॉस्पिटल बनवाऊँगा, मंदिर बनवाऊँगा, लोगों को खाना खिलाऊँगा, बीमारों को कुछ इलाज करवाऊँगा, हेल्प करूँगा, हेल्प करेंगे। ओ माय गॉड, ठीक है जी। आपने एक बात बोली थी, जैसे संत की बात बोलती है, आपने बोला आप भी संत हैं, आपने बोला मैं भी संत हूँ। संत वो है जो बंधन से मुक्त हो गया जी। मान के चलिए एक टिपिकल हाउस होल्ड में एक लेडी है, रैंडम एग्जांपल मेरे दिमाग में है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे पूछ रहा हूँ। टिपिकल एक लेडी है, बड़ी उम्र की, 50, 55, 60, 65, 70, आई डोंट नो, बड़ी उम्र की कोई लेडी है। अब वो बहुत स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल मुझे नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, वो मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, वॉट एवर, बार बार जाती है, पूजा अर्चना करती हैं, ठीक है जी। घर में आके वो बाकी लेडीज़ की बुराई कर रही है, किसी किसी की बुराई कर रही है और कह रही है कि ये घर मेरा है, इसको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो क्या वो स्पिरिचुअल हैं? नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि आप सुन के आ गए और आप स्पिरिचुअल हो गए। मैं यहाँ पे बैठे बैठे बातें तो स्पिरिचुअलिटी की करूँ, और जब ऐसी सिचुएशन आएगी मुझे मेरी कोई चीज़ देनी होगी, नहीं मेरी चीज़ है, मैं कैसे दे दूँ, अरे नहीं हट, मैंने बहुत मुश्किल से कमाई है। वो लेडी अगर कोई भी धर्म संगत बात करती है कि भाई हाँ मेरी कोई चीज़ है और मेरी कोई चीज़ है, मैं दूसरे को इसलिए नहीं देना चाहता कि दूसरा इसको दुरुपयोग करेगा, मुझे इसको सही आदमी को देनी है, तब तो आप स्पिरिचुअल हो। और उसी में आप प्रेम, विश्वास, समर्पण के साथ सेवा कर रहे हो अपने परिवार वालों की, तब आपने दिन भर धार्मिक भक्ति भाव की बातें सुनी, वहाँ पे सुना भाई कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। आपका वर्कर या आपका कोई ड्राइवर या आपके किचन में काम करने वाली कोई हेल्पर, वो आपकी किचन से मिठाई खा ले और आप कहो ये मेरे से बिना पूछे तूने मिठाई कैसे खा ली, समझ नहीं आता, मैंने लाई थी, ये लाई थी, वो लाई। आदमी इतनी छोटी सी बात पे हाइपर हो जाता है और फिर उसके लॉजिक और देता है जस्टिफाई करने के। ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं, इनको डांटना जरूरी होता है, नहीं तो ये रोज रोज करते हैं। भाई तुम एक तरफ कृष्ण के सुदामा की कहानी बात कर रहे हो, जहाँ कृष्ण भगवान ने सुदामा के वो चावल खा के भी आनंद में रहे, और कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने बदले में इतना कुछ सुदामा को दिया कि उनका पूरा महल खाली हो गया था। वो भगवान श्री राम जिन्होंने भिलनी के झूठे बेर खाए, एंड भिलनी पूरे जो औरत का शायद कोई किसी तरह का कोई वजूद नहीं था, उसे पूरे इतिहास में फेमस कर दिया। कैन यू इमेजिन? ये करुणा होती है, ये प्रेम होता है। और हम एक छोटी सी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ने की जगह यही बात अच्छी तरह से हो सकती है कि अरे बेटा एक और चाहिए, लेके जा, बच्चों के लिए भी लेके जा, ऑलराइट। और फिर जिस दिन कभी और अच्छा बात, अच्छा एक बात छोटी सी तेरे से पूछनी थी, अगर तेरी कोई चीज़ है और मैं बिना पूछे उसको हाथ लगाऊं तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं। हो सकता है तू मुझे कुछ कहे ना, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही अगली बार जब भी मिठाई खाना हो, कोई मनाही नहीं, बस एक बार पूछ लेना। अब यही पोलाइट कॉन्वर्सेशन हो गया ना। आपको उसको टोकना है, टोकिए। हो सकता है उसकी आदत बिगड़ जाए अगर आपने नहीं टोका तो, लेकिन उसका तरीका कितना अच्छा हो सकता है। स्पिरिचुअल तरीका। स्पिरिचुअल तरीका। स्पिरिचुअलिटी इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब सोच समझ के ज़िंदगी जीने का और बात करने का तरीका। एंड मैंने देखा है, देखिए सर, मैं भी शुरू हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी ये चीज़ें सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हो सकता है दूसरों से थोड़ा सा आगे हूँ, लेकिन कई लोगों से पीछे भी हैं। क्योंकि अगर गौतम बुद्धा से बात करें तो हम तो बहुत पीछे हैं, स्वामी विवेकानंद से बात करें तो बहुत पीछे हैं, अभी मतलब शायद चलना भी नहीं शुरू किया। और हो सकता है कि कई लोग जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे हम थोड़े से आगे हों 2 कदम। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैं भी सीख रहा हूँ। जब मैंने माइंडलेस होके कुछ शब्द बोले हैं किसी को या एक्ट किया है, तब नुकसान हुआ है। और जब माइंड फुल होके मैंने बातचीत करी है, तब ऑटोमेटिकली लोगों ने समझा भी है एंड अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। इस चर्चा को इतनी प्यारी दिशा दिखाने के लिए धन्यवाद, इतनी स्पिरिचुअल दिशा दिखाने के लिए धन्यवाद सर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू अंकित जी।
आई होप कि सभी को बहुत मजा आ रहा होगा और अभी तो क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आप जानना चाहते हैं, आई थिंक इंडिया वांट्स टू नो आपकी स्पिरिचुअल हैबिट्स क्या क्या है। वाओ, मुझे ना बहुत कम पॉडकास्ट पे ये सवाल पूछा जाता है और ज़्यादातर लोग मेरे से ये जानना चाहते हैं पैसे जल्दी कैसे अट्रैक्ट कर लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी प्रैक्टिस अपना के जल्दी से रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर लें। बट बहुत कम लोग है ना प्रोसेस में बहुत ज़्यादा Process. इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए 2018-17 में मेरे साथ फाइनेंशियल बहुत ट्रबल्स आई। उस समय पहले 1-1.5 साल तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया और एक लेवल के बाद मैं जब थक गया तो मैं बैठ गया और फिर मैं सोचने लगा कि यार भगवान ने मुझे ये स्ट्रगल दी क्यों है। और पहले भी पास्ट में जब ये स्ट्रगल इस तरह की आई तो मैंने उस समय क्या किया और मैं कैसे बाहर निकला। तो जब मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को पूछा तो मैंने पहला सवाल आया, मेरे पहला उत्तर आया, यार उस समय ना तू सीखने जाता था कहीं, अभी 2-3 साल से तूने सीखा नहीं है। उस समय तू किताबें पढ़ता था, अभी तू पढ़ नहीं रहा। फिर अचानक एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया, यार 5,000-10,000 साल का इतिहास देखें तो जानवर और प्रकृति तो जल्दी उठती है, इंसान भी जल्दी उठता था। लेकिन ये पिछले 50 सालों में ऐसा क्या हो गया कि इंसान कभी 9 बजे उठ रहा है, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे उठ रहा है। मैंने कहा अपन जल्दी भी उठते हैं। फिर मैंने कहा अपन मेडिटेशन करते थे वो भी थोड़ी कम कर रहे हैं, चलो मेडिटेशन भी करते हैं। फिर मैंने कहा सुंदरकांड और हनुमान चालीसा और मंदिर जाना करते थे वो भी नहीं कर रहे आजकल, मैंने वो भी चालू किया। फिर ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस चालू की और जब मैंने ये सारी प्रैक्टिसेस की तो मैं आपको बोलना चाहूँगा 1 साल में मेरे सारे लोन ख़त्म हो गए एंड आई बिकेम रियली फ्री। तो अब मैंने क्या प्रैक्टिस शुरू की, प्लीज। मैंने सुबह सबसे पहला काम ये किया, 4:30 पौने 5 बजे उठना शुरू किया। ब्रह्म मुहूर्त। मैंने कहा दुनिया पागल नहीं है, संत पागल नहीं है, संत पागल। You know, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े ग्रंथ बोल रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और हम आज के युवा पीढ़ी कहती है ना ही साहब मैं तो 2 बजे सोऊंगा और सुबह 10 बजे उठूंगा। कभी कभी आप ट्रैवल में हो, कोई और चीज़ में है, चलता है, लेकिन अधिकांश समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पहला काम तो मैंने ये किया। दूसरा काम, ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही जल्दी से स्पीड ना पकड़ें कि जल्दी जल्दी करूँगा कुछ, आराम से साइलेंस में बैठें, थोड़ा गो स्लो। तीसरी चीज़, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की। चौथी चीज़, द्रौपदी ने कहा कान्हा तुम इतने लेट क्यों आए, मेरी चीर बचाने के लिए इतने लेट क्यों आए। कान्हा ने कहा तूने पुकारा ही इतना लेट, तेरे को तो पहले भीष्म पितामह पे भरोसा था, पहले अर्जुन पे भरोसा था, और तूने मुझ पे सबसे लास्ट में भरोसा किया, तो जब तूने पुकारा तब मैं आ गया। तो मैं तीसरी प्रैक्टिस करता हूँ इन्वोकेशन की प्रैक्टिस। इन्वोकेशन मतलब मैं भगवान को कहता हूँ, भगवान मेरे घर में आओ, मेरे कंधे पे बिराजो, मेरी जीभ में बिराजो, मेरे सर पे बिराजो, मेरी बुद्धि में बिराजो, मुझसे हमेशा अच्छे काम करवाओ, मुझे इस दुनिया में अच्छाई फैलाने का एक जरिया बना दो। सो आई इन्वाइट ऑल द गॉडेजेस, प्रणाम करो अपने गुरु को, अपने माता पिता को। तो ये इन्वोक करो उनकी शक्तियाँ, उनसे हेल्प मांगो कि आज भी मुझे हेल्प चाहिए आपकी, आज भी मेरे साथ आप चलो, आज भी मुझे सही रास्ता दिखाओ, आज भी इस पॉडकास्ट में मैं नहीं बोलूँगा, आप बुलवाओ मुझसे जो बुलवा। तो भगवान से इन्वोकेशन करो। फिर चौथी चीज़ हम अफर्मेशन बोलते हैं कि भाई यूनिवर्स को कमांड दे दो कि भाई मुझे तो मान लो आपको 100 करोड़ चाहिए, तो मैं कमांड दे दूंगा सीधा, मेरे पास 100 करोड़ हैं और मुझे 100 करोड़ भेजने के लिए धन्यवाद। अब ये कमांड दे दिया, मतलब कई लोग इस पॉडकास्ट को देख के सर 100 करोड़ आ गया आपके पास 200 आया पिछले 7-8 साल में मिला के आया, 1 साल में तो नहीं आया, बट हाँ आया। देखिए पहले तो एक समय था जब मैं 1200 रुपये की नौकरी कर रहा था, और तब से ऐसे भी दिन देखे मैंने जहाँ एक ही महीने में मैंने 2.5 करोड़ भी कमाए, 3 करोड़ भी कमाए, मेरे इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो रहे हैं। तो ये आप देखिए इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आया। इसके अलावा हम विजुअलाइजेशन करते हैं, इसके अलावा हम पानी वानी को भी प्रोग्राम करके पीते हैं, इसके अलावा हम एक फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं कि इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई भी आत्मा को अगर मैंने दुख दिया है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, आई रियली रियली केयर फॉर यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। होपोनोपोनो की प्रैक्टिस होती है। हम लोग चैंटिंग करते हैं, कभी ओमकार का, कभी गायत्री मंत्र का, कभी और कुछ नहीं तो स्विच वर्ड्स का चैंटिंग। फिर हम लोग कुछ अच्छी बुक पढ़ते हैं,
उसके, और अध्यात्म से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। ऐसी कोई भी बुक हम नहीं पढ़ते उस समय सुबह सुबह जिससे पैसा कमाने की बात हो रही है, या सेल्स की बात हो रही है, या मार्केटिंग की बात हो रही है, या सोशल मीडिया की बात हो रही है। कभी कभी जेनरिक अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका उत्तर ज़रूर मैं देता हूँ। इस तरह का हम पूरा रूटीन रहता है। और लास्ट में हम सबको ब्लेसिंग भेजते हैं, मंगल मैत्री, सभी को प्रेम मिले, सभी को करुणा मिले, सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ आए, तो हम सबको ब्लेसिंग देते हैं। और अगर हमें मौका मिलता है, जो कभी कभी हम करते हैं, तो कभी कभी कोई अलग से मेडिटेशन भी करते हैं। ये पूरा कार्यक्रम मैं सुबह 5 से 6:30 के बीच में कर लेता हूँ। इसको हम बोलते हैं 90 मिनट्स का पावर पैक्ड एक्सरसाइज। हम कहते हैं 90-91, ये आपके जीवन का रूल होना चाहिए। ये मैंने रॉबिन शर्मा जी की एक किताब में पढ़ा था। 90 दिन, पहले 90 डेज, 90 मिनट्स एवरी डे, फोकस ऑन वन थिंग। अब ये वन थिंग, अगर आपका कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस का प्रोजेक्ट है, तो उस पर फोकस कर लो। आपका हेल्थ का प्रोजेक्ट है तो उस पर फोकस कर लो। मेरा ये स्पिरिचुअल और ज़्यादा गहरा जाने का प्रोजेक्ट है तो उस पर फोकस कर लेते हैं हम लोग। सो 90-91 मिनिमम आप करो, ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। 90 दिन, 90 मिनट, दिन के पहले 90 मिनट यानी 5 से 6:30 बजे तक एक चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एंड उस प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। सो दीज आर द मेजर थिंग। फिर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ कई बार, वो तो दिन में चलते हुए, गाड़ी में सुनते हुए। फिर हम हफ्ते में एक बार सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कभी कभी हम हफ्ते में 3 बार कर लेते हैं, कभी कभी दिन में हम 3 बार सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। सो ये चीज़ें बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। फिर कभी कोई मंदिर दिख गया जहाँ शांति मिलती है तो वहाँ चले गए। बाकी मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा चीज़ कैच योर पैटर्न, यानी बी अवेयर। कैच योर पैटर्न मतलब, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि किसी को किसी गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया और उसने 4 गाली दे दी, ये एक पैटर्न हो गया। अब वो आदमी कहता है उस गाड़ी वाले ने मुझे दुखी किया। नहीं, तेरा पैटर्न है उसको देखते ही दुखी होना। ऑलराइट। और किसी ने गाड़ी ने ओवरटेक किया और कोई उसको ब्लेसिंग दे रहा है, ये भी पैटर्न है। तो मैं कहता हूँ अपने पैटर्न्स को चेंज करो। इसी पॉडकास्ट को देख के कोई कहेगा अरे ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं, ऑलराइट, ये उसका पैटर्न है। और इसी को देख के कोई कहेगा यार इसने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी पॉडकास्ट ने, ये उसका पैटर्न है। सो चेंज योर पैटर्न, चेक योर पैटर्न एंड चेंज योर पैटर्न। तो ये रियल स्पिरिचुअलिटी, यानी बी अवेयर, यानी प्रेजेंट में रहो, और जो आपके ज़िंदगी में बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट करो, एंड हैप्पीली इम्प्रूव करो। ये बस यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। जी बिल्कुल। कोच, आपने जो 90 मिनट का अपना पूरा शेड्यूल बताया, गो स्लो, ग्रैटिट्यूड, इन्वोकेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, फॉरगिवनेस, चैंटिंग, रीड बुक्स, ब्लेसिंग्स टू ऑल, इसमें से काफ़ी कुछ मैं करता हूँ, काफ़ी कुछ मैं बिल्कुल नहीं करता। आज के बाद मैं करने वाला हूँ। ये 1991 को मोस्ट प्रोबेबली कल से मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं आमूमन जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, जितने मुझे लोग दिख रहे हैं लाइफ में जो 9 to 5 जॉब में हैं या फिर किसी बिजनेस में या कुछ भी वो कर रहे हैं, वो कुछ पाना चाहते हैं लाइफ जी। या तो वो हेल्थ पाना चाहते हैं, वेल्थ पाना चाहते हैं, रिलेशनशिप, कुछ भी वो एक चीज़ पाना चाहते हैं, पा नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो सुबह उठ के मांग ही नहीं रहे हैं, इन्वोकेशन नहीं कर रहे हैं, एफर्मेशन नहीं कर, कुछ कर ही नहीं रहे हैं वो सुबह उठ के। अगर वो करना शुरू कर दें, एक सिंगल प्रोजेक्ट पे लग जाओ 90 डेज के लिए। हेल्थ है तो हेल्थ पे लग जाओ, लगो तो रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप पे लग जाओ, वेल्थ है तो वेल्थ पे लग जाओ। 90-91, इट विल रियली हेल्प। एंड उसके बाद आप दिन भर भी करो, कोई दिक्कत नहीं है जी। दिन भर हेल्दी खाओ, दिन भर हेल्दी विशेष दो, दिन भर स्माइल करो, दिन भर अच्छे रहो। जी बिल्कुल। कोच, खाने से याद आया, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग पर्सनल नाउ, आपके ऊपर है, आप आंसर देना दें कि अभी हम लोग बाहर ऑफ कैमरा हम लोग बातें कर रहे थे, तो आफ्टर 6 यू डोंट ईट? जी, पिछले 1.5 साल से नहीं खाता। 1.5 सालों से? जी सर मैं भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ कुछ बताएं इसके बारे में। मैं तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि हमें वो या तो इंस्पायर कर देती है या फिर हमें जोश दिला देती है, एंड फिर कर लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसी हुआ कि मैं पिछले 5-7 सालों से, 10 साल हो गए थे, इनफैक्ट 10-12 साल, तब से यही हो रहा था कि यार वेट वापस से 99-100 तक पहुंच जाता था। फिर उसको मेहनत करके कम करते थे, फिर 2-3 महीने में डिसिप्लिन छूटता था, फिर वापस से कम करते थे। एक दिन मेरे मन में ऐसा थॉट आया, यार ये ज़िंदगी भर साला वेट कम करना और वेट बढ़ना इसी में घूमते रहेंगे क्या? कुछ और भी तो प्रोजेक्ट लेने हैं ज़िंदगी में।
True. अब पहला तो ये थॉट आया, लेकिन इसके बाद भी करें कैसे कंट्रोल, बड़ा मुश्किल हुआ। उसके बाद मेरे बेटे ने एक दिन कहा, पापा ये पेट कम करो, बस वहाँ से थोड़ा एक किक लगा। और उस किक के बाद मैंने पहला चीज़ उसको कहा, बेटा मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा, चल तेरे कहने पे अब। एंड वहाँ से फिर मैंने, अब क्या होता है कि एक बाप सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से अटैच्ड होता है, अपनी वाइफ से, अपने माता पिता से अटैच्ड होता है। तो एक बच्चे ने जब बोल दिया ना, छोटे बच्चे ने, तो अंदर से एक कमिटमेंट का हो गया कि यार अब है ना इस बच्चे का दिल नहीं तोड़ूंगा कभी। तो मैंने प्रण ले लिया कि शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, और वो दिन है और आज का दिन है, नहीं खाया तो नहीं खाया। एंड कई बार ऐसा होता है सिचुएशन कि सुबह 10 बजे नाश्ता किया और उसके बाद दिन भर टाइम ही नहीं मिला और 6 बज गए, टाइम देखा तो 7 बज गए। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि रात को 2-3 बजे तक ट्रैवल करना है, जागना है। तो उस केस में मैंने एक छोटे एक्सेप्शंस रखे हैं कि हाँ भाई, अगर कभी बहुत ही एक्सट्रीम चैलेंज हुआ, क्योंकि अगले दिन ट्रेनिंग है और कोई चैलेंज है, तो अगला दिन शुरू होने के बाद, जैसे 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे हो जाता है, तो कभी बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने आप को मार डालूँगा कि भैया नहीं मैंने तो, क्योंकि काम, परफॉर्मेंस, कई सारी चीज़ें हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी में कई ऐसे सिचुएशंस आ जाती है। कई बार मैं सैटरडे का उपवास करता हूँ तो कुछ नहीं खाता हूँ दिन भर, और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि 36 आवर से कुछ नहीं खाया है। तो उन एक्सेप्शंस में मैं रात को 12 बजे के बाद कभी कभी खा लेता हूँ, कभी कभी, मतलब वो महीने में एक आधा दिन हो सकता है, या 2-3 महीने में 1-2 दिन हो सकते हैं। ओके। बट आई एम फीलिंग इसके कारण है ना इतना फ्रेश, एक तो 10 किलो वेट कम हो गया, सारा जंक फूड की हैबिट्स छूट गई। मैं ना रात को ही होता था, समोसे, कचौरी, ये वो, पिज्ज़ा, बड़ा पाव, सब छूट गए सर। सर आपके राजस्थान की कचौरी? अरे सर मैं खा लेता हूँ, वो दिन में खा लेता हूँ कभी अगर मूड होता है तो, लेकिन हाँ जनरली 90% ये सारी चीज़ें शाम को होती थी। तो अब शाम को तो डिनर का टाइम हो गया, 5 बज गए तो 4 बज गए, तो अब डिनर के टाइम पे कौन ये सब खाए। तो जनरली ये सब छूट गया, डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म हो गए। बहुत सारी डिनर पार्टीज़ होती थी, अरे यार मिलते हैं ना, डिनर करेंगे, डिनर करने में वो 4-4 घंटे चले जाते थे, वो सब खत्म हो गया, टाइम बचने लग गया, हेल्थ अच्छी हो गई, नींद अच्छी आने लग गई। 16 घंटे के फास्ट के कारण मुझे फैटी लीवर हो गया था, मुझे डायबिटीज़ के आसपास में पहुंच रहा था, बॉर्डर लाइन, वो सब ख़त्म हो गया। एंड स्टेज पे पहले मैं जब शुरू किया था जब मैं 30 साल का था, तब से लेके 36, 37 साल, 38 साल तक तो आई वाज लाइक रोरिंग ऑन द स्टेज। फिर मैंने देखा 38, 29, 40 के बाद 1-2 साल थकने लगा मैं थोड़ा, और जब मैंने ये किया तो मेरा थकना बंद हो गया। सो आई थिंक लॉट ऑफ बेनिफिट्स ना। सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क योर एज? मैं 43 का हूँ सर। ठीक है कोच, कियोस सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आता है जाता है, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा देर ठहर जाता है। हाउ डू यू फाइंड इनर स्टिलनेस इन एनी सॉर्ट ऑफ कियोस? और आप क्या बताना चाहते हैं, कैसे हम पाएं? ऑनेस्टली बताऊँ, कभी भी केओस आता है तो डेफिनेटली पहला तो पैनिक ही करता है आदमी। मतलब मैं भी कई बार पैनिक कर जाता हूँ, यार ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में आया क्यों है, तो मुझे ये आंसर मिलता है कि मुझे हीरो बनाने के लिए आया है। आप देखिए, कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, हीरो बड़ा कब बनता है? जब विलन बहुत ही बड़ा होता है, जब विलन ने उसको इतनी भयंकर हार्डशिप दी हुई होती है कि भैया अब तो परिवार को भी उड़ाने वाला है, मुझे भी मारने वाला है, और उस परिस्थिति में हीरो की ज़िंदगी वो नर्क भी बना देता है, हीरो को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देता है, लेकिन हीरो फिर भी गिव अप नहीं करता, अपने आदर्श को नहीं छोड़ता, और फिर वो धीरे धीरे उसी प्रोसेस से स्ट्रेंथ गेन करता है, और फिर वो विलेन को हरा देता है। तो मेरे लिए एक सवाल बहुत बड़ा होता है, और ये मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को भी बोलता हूँ, भाई तुम्हारे ज़िंदगी में मान लो एक भी हार्डशिप ना आए, उसके बाद तुम मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, स्टेज पे खड़े होके क्या बोलोगे? आज अनंत अंबानी दुनिया को क्या बोलेगा? अनंत अंबानी दुनिया को अगर बोले कि भैया देखो तुम बड़ा सोचा करो लोग कहेंगे यार भाई तू रहने दे यार, तुझे तो बचपन से तेरे को तो मतलब सब कुछ मिल गया है, तू क्या बोल रहा है ना? आकाश अंबानी, अनंत अंबानी बोले तो लोग इंस्पायर नहीं होंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह राठौड़ बोलेगा तो लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि मैं वो दिन भी थे, और जितने भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो उनके सबके दिन वैसे ही आए, जहाँ आई थिंक बचपन में काफ़ी अभाव था और अभाव से प्रभाव क्रिएट हुआ। तो मैं तो कहता हूँ मुसीबत आई है ना तो हीरो बनाने के लिए आई है। तो केओस जब है मतलब कुछ ना कुछ
इसमें से पॉजिटिव निकलेगा। निकलेगा। इनफैक्ट आपको ये मैं पूछूं, आपकी ग्रोथ जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी उसके कारण ज़्यादा हुई या ना। फेलियर्स या तकलीफ़ों के कारण ज़्यादा हुई? फेलियर्स, ऑलवेज। क्योंकि उस समय आप दिमाग चलाते हो, उस समय आप उससे निकलने के लिए हाथ पैर मारते हो, उसी में आप मजबूत होते हो, उसी में आप तैरना सीखते हो, उसी में आपके नए आइडियाज आते हैं, उसी में आप ज़्यादा पढ़ते हो, उसी में ज़्यादा सीखते हो, उसी में सोल्यूशन ढूंढते हो, एंड दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो आदमी कहता है ये केओस है, वो ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ पाएगा। और जो कहता है ये अपॉर्चुनिटी है, आप देखो सबसे ज़्यादा बिलियनर्स कब बनते हैं? जब मार्केट डाउन होता है। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा हीरोज़ कब बनते हैं? जब तकलीफ़ें आती है। हम किसकी अरुण निवासी ना, पाँव कटा, केओस था, ट्रेन से फेंक दिया लोगों ने और एवरेस्ट जाके आई। अब वो केओस ही उसके लिए वरदान बनाना। ट्रू। ऐसे ही हजारों एग्जाम्पल आप ले लीजिए। दैट्स हाउ इट इज। सर, एक तरफ है एम्बिशन, एक तरफ है पीस। जी। एम्बिशन और पीस बैलेंस कैसे बनाए, इक्विलिब्रियम कैसे? पीसफुल एम्बिशन। दिस वाज नाइस, आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए एम्बिशन है, लेकिन एम्बिशन के कारण इस समय मैं सोचूं यार ये पॉडकास्ट कितने व्यूज़ देगा, अगर ये व्यूज़ देगा तो ही करूं, नहीं तो ना करूं। तो एम्बिशन तो है कि व्यूज़ आए, एम्बिशन तो है कि बहुत लोग बने, लेकिन विजन तो है। एक पीस भी होनी चाहिए ना कि हर रोज़ मैं पॉडकास्ट करूं और हर बॉल पे 6 लग जाए, ऐसा तो शायद नहीं होगा। ट्रू। तो एम्बिशन है तो ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस फॉलो करें। हर बॉल पे 6 नहीं लगेगा, हर दाव में आपके करोड़ नहीं बनेंगे, लेकिन आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं, वो दिन ज़रूर आएगा जब आपकी एम्बिशन सारी फुलफिल होंगी। चलत चलत चलते, सॉरी वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़ मते होई सुजान। तो कोई इंसान के पास पीसफुल तरीके से वो पढ़ता रहे, एक दिन वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। पीसफुल तरीके से वो अपना काम करता रहे, वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। आई थिंक पीसफुल एम्बिशन, पीसफुल। ऐसे ही मनी के बारे में भी कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर मनी आ जाता है तो पीस चली जाती है। मैंने कहा नहीं, यू शुड हैव अ पीसफुल वे ऑफ मेकिंग मनी, राइट। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि आप बिजनेस कोचिंग से स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, और लोग उसमें क्वेश्चन करते होंगे। लोग क्वेश्चन करते होंगे, लेकिन मैं आपको यही बताता हूँ, जब मैं बिजनेस कोचिंग करता था तो हर वक्त कैलकुलेशन चलती थी। जब मैं अब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहा हूँ, अब कैलकुलेशन नहीं चलती, अब पीस चलती है। एंड उस पीस के कारण जब मैं काम करता हूँ तो अब कैलकुलेशन नहीं है, अब वो कैलकुलेशन ख़त्म हो गई। पहले मैं हर बार बताता था हर वेबिनार में, देखो पिछले महीने मैंने 1 करोड़ कमाया, 2.5 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, और लोग इंस्पायर होते थे, उससे हमारे कोर्स भी बिकते थे। बिल्कुल। अब मैंने वो कैलकुलेशन छोड़ दी। अब मैं बोलता ही नहीं हूँ कि मैंने कितना कमाया और क्यों कमाया, क्योंकि अब वो कैलकुलेशन ही नहीं है। अब तो पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना है और लोगों को आगे बढ़ाना है। Game changer, game changer. Yeah, it is changing my game at least. I don't know about others. Yeah. Peaceful ambition. क्या बात है, मैं बहुत कुछ आज टेक अवेज लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है और आगे बहुत कुछ और आने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है अब तक का सेशन। तो कुछ इतना बिजी स्केड्यूल आपका है, अभी हम लोग ऑफ कैमरा में कुछ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था आपसे, तो आप बता रहे थे इतने बिजी स्केड्यूल में हाई एनर्जी, अभी भी रात के 12 बज रहे हैं एंड वी आर सिटिंग हियर। हाई एनर्जी का राज क्या है? एक्सेप्ट दैट वो जो 6 बजे के बाद आप नहीं खाते, वो तो मैं समझ गया, वो तो मैंने पकड़ लिया आज आपकी चीज़। इसके अलावा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एनर्जी तो मिलती है ऑडियंस से, राइट। सबसे ज़्यादा एनर्जी, सच में। मैंने है ना कई बार ऐसा सिचुएशन देखा है जब मैं बीमार हूँ और मुझे लगता है यार आज तो मैं बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, गला भी ख़राब है, और ऑडियंस के पास जाते ही पता नहीं क्या होता है। आई थिंक वो एक नशा है, वो एक पैशन है। नॉट ओनली ऑडियंस, आपके लिए, आप जो काम करते हैं, अगर आप उस काम को बहुत पसंद करते हैं ना, आई थिंक आज ये 5वां पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद एक और है, मतलब रात को 2 बजे फ्री होंगे, और सुबह शुरू हुए थे पहला पॉडकास्ट 11:30। माय गॉड, अब दिन भर में 6 पॉडकास्ट, और बीच में तैयारी, थॉट प्रोसेस, बातचीत करना, मिंगलिंग पीपल, फूड, इतनी सारी चीज़ों में ये हो रहा है। तो ये एक पैशन ही करवा सकता है। चलिए, ये तो फिर भी पॉडकास्ट है जहाँ मुझे 1-1, 1.5 घंटे के बाद आराम से ब्रेक भी मिल रहा है। कई बार हमारा वर्कशॉप होता है और सुबह 5 बजे शुरू होता है, रात को 11 बजे तक चलता है, और 3 दिन कंटिन्यू चलता है। एंड ऐसी सिचुएशन में 2-2, 3-3 घंटे नींद होती है, लेकिन फिर भी एनर्जी बढ़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पैशन, एंड दूसरा है ऑडियंस। हम देखते हैं इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये कितनी कितनी रैलियाँ करते हैं, कितनी कितनी जगह पे घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में ही हैं, कब सोते होंगे, कैसे सोते होंगे,
डेफिनेटली इनके पास बहुत बड़ी मशीनरी है जो कई सारी चीज़ें कर रही है, बट देन स्टिल ह्यूमन है यार, 80 साल का आदमी है, कोई 70 साल का आदमी है. आई थिंक ऑडियंस एंड पैशन, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है. इसके अलावा मुझे लगता है कुछ चीज़ें बाय बर्थ भी आदमी के पास होती हैं. तो शायद मैं शुरू से ही ठीक ठाक एनर्जी रही है हमेशा. मैं नहीं कहूँगा कि दुनिया की बेस्ट एनर्जी रही, बट हाँ बॉडी में थोड़ा सा रहता है. बाकी ऐसा मैं कोई अलग से विशेष खान पान या विशेष कोई रिचुअल नहीं है. अध्यात्म बहुत एनर्जी देता है. जब भी हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लो, आपको थोड़ी सी एनर्जी अलग लगेगी. Oh, yes. कई बार हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है. तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, जब ये काम करते हो ना आप, तो आपको बड़ा खुशी देता है ये काम. और हर बार जब मैं खुश होता हूँ तो ऐसा लगता है यार अब तो एंडलेस काम कर सकते हैं. नींद उड़ जाती है खुशी के कारण. तो आई थिंक दैट हैप्पीनेस जो इस काम में रहती है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट इज़ देयर. और बाकी तो दुआएं होंगी लोगों की, माता पिता का आशीर्वाद और आप जैसे भाइयों का प्यार. ऑलवेज. लास्ट टाइम यू डाउटेड योरसेल्फ? ऑलमोस्ट हर महीना, हर दिन, कई बार तो डाउट तो आता है सर. इस चीज़ में डाउट नहीं आता कि मैं सफल बनूंगा या नहीं बनूंगा. इस चीज़ में डाउट नहीं आता कि मैं लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करूंगा या नहीं करूंगा. लेकिन कई बार कई चीज़ों पे डाउट आता है. जैसे यार बोल तो दिया है, अरे सच में होगा कि नहीं होगा, ऐसा आता है. कभी कभी फाइनेंस को लेके चिंता भी होती है. कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास जितना फाइनेंस है वो इनफ नहीं है जो हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके लिए. कई बार भी होता है जोश में कोई बड़ा कमिट कर दिया और अचानक से फिर उसको डिलीवर करने की बात आई तो अरे रिसोर्सेज कम पड़ गए. तो उस समय अचानक से लगता है यार होगा कि नहीं होगा. एक सिचुएशन में मेरे पास डाउट हमेशा आता है. वो डाउट कब आता है, जैसे मान लो मैं 15-20 दिन मैंने ट्रेनिंग नहीं की, मैं घूमने निकल गया, ये हो गया वो गया. उसके बाद अचानक से जब मुझे कोई बुलाता है ट्रेनिंग डिलीवर करने हैं, और मान लो मेरे सामने 1000 बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बिजनेस, उस समय डाउट आता है, विल आई बी एबल टू डिलीवर. जैसे अभी रिसेंटली मान लो एक प्रोग्राम था जहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन, जो बहुत अच्छी अग्रवाल समाज के बिजनेसमैन बैठे हुए थे सारे, और उनमें से अधिकांश बिजनेसमैन 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़. अब जब, और उसके पहले क्या हुआ था कि मैं घूमने गया हुआ था, शायद अमेरिका गया था, या अमेरिका और दुबई का हमारा ट्रिप था. तो ये ट्रिप्स के, और उसके बाद हाँ मेरा एवरेस्ट बेस कैंप भी था. तो मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट मैंने कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी थी. अमेरिका में भी जो मेरा एक सेशन था वो 15-20 मिनट का था सिर्फ. 2 महीने कोई ट्रेनिंग नहीं की. तो और उसके बाद आते ही अचानक वो सेशन था, और जब वो सेशन था तो मैं ऐसा फील कर रहा था, एम आई ए ट्रेनर, क्या मैं बोलूँगा अचानक से, अरे ये इन लोगों को जो कि 1000 करोड़ कमा के बैठे हैं, इनको क्या बोलूँगा. तो डाउट आता है, बहुत बार आता है. ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम, अभी मेरा 1 और 2 तारीख को प्रोग्राम है नवंबर में 2025 में, आज हमारे पॉडकास्ट के 2 दिन बाद. एंड मुझे अभी भी, मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए आ रही है इतनी बड़ी ऑडियंस, मैं क्या बोलूँगा उनको 2 दिन. क्या सच में मैं बदल पाऊंगा? मैंने उनको बोला है कि उनकी ज़िंदगी बदलेगी, क्या सच में ज़िंदगी बदलेगी? ऐसे डाउट, सेल्फ डाउट कई बार आता है. फिर उस केस में उस डाउट को डील करना पड़ता है. तो मैं अपने आप को बताता हूँ, भाई तूने 200 प्रोग्राम डिलीवर किए हैं, तूने 400 प्रोग्राम डिलीवर किए हैं, इस टॉपिक पे तो इतनी बार बात कर चुका है. तो जब हम अपने आप को खुद की ही पर्सनल एग्जाम्पल देते हैं, या फिर कभी खुद के इनफ नहीं है एग्जाम्पल, तो फिर उन लोगों के एग्जाम्पल ढूंढते हैं जिन्होंने, जो हमारी सिचुएशन में थे और कुछ किया है, तब थोड़ा मोटिवेशन आता है, इंस्पिरेशन आती है, और फिर वो डाउट से डील भी कर लेते हैं. तो डाउट तो हर रोज़ आता है. मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं सिखाता हूँ लोगों को 1% डाउट मतलब 100% डाउट मीन्स मेरे को कभी डाउट नहीं होता. डाउट होता है, शंका होती है, कभी भय भी होता है, कभी जेलसी भी होती है, कभी नेगेटिविटी भी आती है, कभी गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़े भी होते हैं. सब सारे इमोशंस हर आदमी के पास होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो. अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो आता ही नहीं है, डिग्री अलग अलग हो सकती है. किसी को इतना गुस्सा आता है और किसी को इतना आता है, डिग्री अलग अलग हो सकती है, बट होता है. बिल्कुल होता है. ओके जी. कोच, योर नेक्स्ट बिग मिशन दैट कीप्स यू अवेक? अब एक ऐसी फैमिली बनानी है लाखों करोड़ों लोगों की, जहाँ पे लोग सच में ये जान पाएं कि उनकी असली औकात क्या है, उनकी असली पावर क्या है. वाह. बिना ये उनकी ज़िंदगी में किए कि अरे तुम तो कुछ भी कर लोगे, तुम भी बस, उन्हें ये जेन्युइनली ये हो जाए कि मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ और भगवान मुझे हर वक्त सपोर्ट कर रहे हैं. जैसे अगर आज अपनी आपकी और मेरी बात करें, बचपन से हमें खाना मिला है, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनको खाना मिल रहा है,
उनको सूर्य की रोशनी मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, इतनी सारी चीज़ें जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। भगवान हमें दिन रात प्रोवाइड कर रहा है, अनलिमिटेड सप्लाई में प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद भी हम कंप्लेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप फॉर्चुनेट हो तभी तो जिंदा हो। वेरी ट्रू। भगवान को शायद अभी भी विश्वास है कि अंकित कुछ करेगा, BSR कुछ करेगा, इसीलिए हमें जिंदा रखा हुआ है, नहीं तो उठा लेते हमें, बुला लेते हमें। तो मैं बस दुनिया को ये चाहता हूँ कि मैं वैसे 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, और उन 50 करोड़ लोगों में से लाखों लोगों को मैं इस तरह से जोड़ना चाहता हूँ कि वो एक दूसरे का सपोर्ट करें, उनके अंदर ये ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ बने। मेरा सबसे बड़ा मिशन है कि कोई, आज हिंदुस्तान की प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कास्ट के हम ऐसे करेंगे, हम दलित हैं, बड़ी हम ये हैं। मैं बस इंसान बनाना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम और हिंदू नहीं बनाना चाहता, मैं इंसान बनाना चाहता हूँ। यही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं मेरे प्रोग्राम्स में मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, लेकिन मेरे प्रोग्राम में मुस्लिम लोग भी बैठे होते हैं, और मैं उनको कहता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे बचपन से सिर्फ हनुमान चालीसा आता है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप अपनी कुरान सी की कोई आयत पढ़ें और मुझे बुलाएं, तो मैं उसे भी सुनूंगा आराम से। और कभी मैंने कुरान पढ़ ली तो हो सकता है मैं अपने किसी प्रोग्राम में कुरान की कोई आयत भी बोल दूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कोई बैर करना नहीं सिखा रहा। अगर आपकी कुरान में कोई बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और बाइबल में बहुत अच्छी चीज़ है, वो कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, मैं हिंदू परिवार से हूँ, तो बचपन से मेरे घर में गीता रही, महाभारत रही, रामायण रही, तो मैं उन्हीं को पढ़ सकता हूँ, और उन्हीं को पढ़ा है, और उन्हीं पे फेथ भी है। एब्सोल्युटली नेचुरल। या सो बस यही प्रोजेक्ट है कि सब इंसान बने, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे, ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे। 2025 में हम ये बातें कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारत देश में, इंडिया में 2025 में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है सर, तो सर इसी चीज़ की ज़रूरत है। सो ट्रू। इंसान बनाने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली सर। अभी मैं जापान गया था सर, एंड मैंने देखा कि हर आदमी अपने काम को इतनी शिद्दत से कर रहा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, 80-90 साल के बुज़ुर्ग रोड पे कचरा भी उठाने का अगर काम कर रहे हैं, या ग्रोसरी की शॉप चला रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे सर। दे आर कंटिन्यूअसली बिजी, दे हैव अ सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ पर्पस। हमारे यहाँ 60 का आदमी रिटायर हो जाता है, और फिर वो पॉलिटिक्स और करता है, हमारा धर्म ऐसा, हमारी जात ऐसी, हमारे पूर्वज ऐसे। आई मीन ट्रू। इंडिया में अपना अलग कल्चर है, अलग फ्लेवर है, हम जानते हैं, लेकिन हम में से कुछ चीज़ें हमें और सीखनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है जी। एक आखिरी प्रश्न सर मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से, मेरे मुखमंडल से। 50 years from now, how would people remember BSR? 50 साल आगे और 500 साल आगे, पहला तो है कि लोग मुझे याद रखें ना रखें, मेरे द्वारा मैं एक चैनल बनूं, मैं एक ऐसा बीज बनूं, एक ऐसा नींव का पत्थर बनूं जिसके ऊपर बड़ी इमारत खड़ी हो सके। देखिए, मुझे नहीं पता कि 50 साल बाद लोग मुझे याद रखें ना रखें, बट मैं एक ऐसा रेवोल्यूशन ला दूं जिसमें कुछ ना कुछ अपने आप हो जाए। देखिए, मैं कुछ फाउंडेशन बना रहा हूँ, उस फाउंडेशन में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप अपना, उसमें मैं अपना नाम नहीं रखना चाह रहा, मैं उसमें BSR को प्रमोट नहीं करना चाह रहा। हाँ ठीक है, मेरा फेस रहेगा, मेरा नाम रहेगा जब तक मैं हूँ, वो बात अलग है, लेकिन मैं वहाँ पे सिर्फ हनुमान जी को प्रमोट करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ उसमें कि आप BSR नहीं बोलो, आप बोलो जय हनुमान। आप हनुमान जी का पूजा करो, हनुमान जी का ही मूर्ति लगाओ, BSR का मूर्ति नहीं लगाओ ज़्यादा। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, मैं तो इस जन्म में आया हूँ, कोई लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे और कोई मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई मुझसे जलेगा और कोई मुझे फॉलो करेगा, लेकिन हनुमान जी को सब अनकंडीशनली फॉलो कर रहे हैं। और जो आज से 10,000 साल पहले भी कर रहे थे, 5,000 साल पहले जब भी रामायण घटी तब से फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद भी फॉलो करेंगे। तो मैं क्यों लोगों को BSR को फॉलो करने के लिए लगाऊं? मैं कहता हूं आप हनुमान जी को फॉलो करो, या आप अपने ईस्ट को फॉलो करो। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूं। तो 50 साल बाद फिर भी अगर लोग मुझे जाने, तो इसलिए जाने कि मैंने जेन्युइनली दिल से सिर्फ दुनिया बदलने के लिए काम किया। ना कोई मुझे इसलिए जाने कि मैंने पैसा कमाने के लिए काम किया, ना कोई मुझे इसलिए जाने कि मैंने प्रसिद्धि के लिए काम किया। मैं चाहता हूँ बस दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ देखे मुझ में, कि मैं इंसान हूँ और मैंने इंसानियत के लिए सबसे अच्छा काम किया है, और मेरे कारण हज़ारों लोग उसी पाथ पे अग्रसर हों।
दैट्स व्हाट आई वांट। जी बिल्कुल। तथास्तु। तथास्तु, हाँ बिल्कुल बनता है। आप भी लिख दीजिए सभी लोग तथास्तु, बिकॉज दोस्तों ये मेरी इंटेंशन है, ये मेरा विश है और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आपकी दुआएं मिलेगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे। 100%, 100%, बिल्कुल। सर वो ज़्यादा हिंदी तो मुझे नहीं आती, एक शब्द है शायद मंत्र मुग्ध हो जाना। मैं मंत्र मुग्ध हो चुका हूँ, मेरे गूज बम्स आ गए एंड आई ऑलरेडी गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैंने नोट्स बनाए हैं लिटरली, और जी, सच जी, में जी, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, पागलों की तरह इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि वो प्रूवन प्रोसेस है। जी 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 अंकित जी। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करें, सर की बातों को इम्प्लीमेंट करें और जीवन में बदलाव लाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा और झुकाव लाएं। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद समय निकालने के लिए और यहाँ पर आने के लिए। अंकित जी मुझे बड़ा मज़ा आया, आपके क्वेश्चन पूछने की अदा, आपका स्माइलिंग फेस एंड आपके एक्सप्रेशंस, आपके जो कीन इंटरेस्ट है वो कमेंडेबल है। मतलब अरे इट्स रियली नेक्स्ट लेवल। एंड मुझे भी बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, तो ये पॉडकास्ट भी मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। एंड भगवान करे आप बहुत तरक्की करें और बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करें। और जितने भी लोग अभी तक सुना है, देखिए स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं कहती कि पैसा मत कमाओ। इसको इस वे में मत लेना कि स्पिरिचुअल होने का मतलब पैसा नहीं कमाना है। बहुत पैसा कमाओ, हर स्पिरिचुअल आदमी को बहुत पैसा कमाना चाहिए ताकि वो दुनिया की सेवा कर सके। राइट, दैट इज़ माई फाइनल वर्ड टू दिस। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। रियली अप्रिशिएट। थैंक यू।